Hello everyone, welcome to E-Class. Today we will discuss the first chapter of class 9, that is the French Revolution. इस चैप्टर की शुरुआत इस पिक्चर को समझ के करते हैं. ये पिक्चर बास्टाइल का फोर्ट का है. बास्टाइल का फोर्ट्रेस जो था दैट इज़ सिचुएटेड इन द फ्रांस, दैट वाज सिचुएटेड इन फ्रांस, और ये बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर था अमंग्स द पीपल ऑफ फ्रांस. वाई वॉज इट अनपॉपुलर? बिकॉज इट वॉज द सिंबल ऑफ डिस्पॉटिक पावर ऑफ द रूलर. डिस्पॉटिक पावर का मतलब होता है एक ऐसा पावर जिस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है. ठीक है, मतलब जिसको हम कहते हैं निरंकुश पावर का. तो मोनार्क का ये डिस्पॉटिक पावर का सिंबल था. लोगों को यहाँ कैद करके रखा जाता था. ठीक है, ये जो घटना है जहाँ पे स्टॉर्म किया हुआ पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये 14 जुलाई 1789 का है. 1789 इस दिन हुआ क्या था? एक्चुअली फ्रांस के शहर में एक अफवाह फैला था, एक र्यूमर था कि लुइस द 16 वहाँ के जो रूलर थे, उन्होंने लुइस द 16 जो थे वहाँ के रूलर, उन्होंने अपने आर्मी को परमिशन दे दिया है कि आर्म फोर्सेस एंटर कर सकते हैं सिटी में और लोगों को फायर कर सकते हैं. इसके रिस्पांस में वहाँ के सिटीज़न बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और 7,000 से 8,000 लोग करीब एक जगह इकट्ठे हो गए और इन्होंने अपना मिलिशिया फॉर्म किया. मिलिशिया का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होते हैं आर्म को चलाने के लिए, लेकिन दे नो हाउ टू ऑपरेट द आर्म्स. मतलब प्रोफेशनली उस काम में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसको ऑपरेट करना आता है. ठीक है, तो मिलिशिया जब अब ये मिलिशिया बना लिया तो इनका अब अपने आप को क्या कहा, शहर की सुरक्षा का भार इनके ऊपर है. सुरक्षा कैसे करेंगे? तो दे नीड आर्म्स. आर्म्स के लिए एक और र्यूमर फैला कि ये आर्म्स जो है ना, ये यहाँ पे फोर्ट्रेस में है. काफ़ी सारे आर्म्स होर्डिंग करके रखा गया है. तो ये जो मिली खबर, तो ये 200 से 300 आदमी करीब इस साइड चल पड़े और यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे देखा कि केवल 7 प्रिजनर्स थे और इनको फ्री कर दिया, पर आर्म्स यहाँ पे मिले नहीं. लोग इतना ज़्यादा आक्रोशित थे, इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि इस फोर्ट को आग लगा दिया. फोर्ट ऐसे भी बहुत ज़्यादा हेटेड था लोगों के मन में और फाइनली इसको जला दिया जाता है. 1789 का जो आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो यहीं से होता है. और कंडीशन ये था, लोगों के मन में इस फोर्ट के प्रति इतना ज़्यादा हेट था कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसका ब्रिक्स भी, एक ब्रिक्स इसका बेच दिया और उसको एक सिंबल के तौर पे रखा कि उन्होंने एक जीत हासिल कर दी है डिस्पॉटिक पावर को ख़त्म करके. ठीक है, पिछले सेक्शन में जो हमने पिक्चर को समझा वो सडनली नहीं हुआ था. उसके पीछे कई सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल थे. हम उन सारे रीजन्स को डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. काउजेस, कंसिक्वेंसेस एंड द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. काउजेस, किसी भी रिवॉल्यूशन के पीछे कई सारे काउजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सडनली आउटब्रेक किसी भी रिवॉल्यूशन का नहीं होता है. इसके पीछे सोशल काउजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल काउज. इंटेलेक्चुअल थोड़ा अलग है. सोशल तो सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल जो गवर्नेंस और गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिकल मतलब जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है. इंटेलेक्चुअल मतलब एक ऐसा काउज जब लोग में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, रीजनिंग्स बढ़ गए हैं, लोगों में रैशनल थिंकिंग आ गई. फर्स्ट काउज देखते हैं. दिस इज द पॉलिटिकल काउज. पॉलिटिकल काउज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे सबसे पहला काउज पॉलिटिकल है. यहाँ का जो गवर्नमेंट था वो मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? मोनार्की. मोनार्की का मतलब होता है पावर इज गिवन टू रूल बाय इनहेरिटेंस. मतलब इनहेरिटेंस में इनको पावर मिल जाती है रूलिंग करने की. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि एक पर्सन बहुत अच्छा क्वालिफाइड हो रूलिंग के लिए. ठीक है, मतलब किंग और क्वीन का जो सिस्टम होता है, जब किंग और क्वीन है तो यहाँ पे कोई रूलिंग डायनेस्टी भी होगी. तो देयर वाज द बॉर्बन डायनेस्टी जो बहुत अनपॉपुलर था फ्रांस में, और उसी डायनेस्टी का किंगडम जो था वो उसी डायनेस्टी का फ्रांस पे रूल था. सबसे पहले किंग हमारे जो हैं वो लुइस 14 के बारे में डिस्कस करते हैं. लुइस 14 जो थे, ही वॉज एब्सोल्यूट मोनार्क. एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मोनार्क जो मिनिस्ट्री और बाकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है. मतलब पावर अल्टीमेटली सेंट्रलाइज्ड होता है किंग के हाथ में. इनके टाइम में एक और बहुत बड़ी फीचर ये थी कि
इनके टाइम की एक और फीचर ये थी कि ये बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व थे, और वॉर में बहुत ज़्यादा जब कोई कंट्री इन्वॉल्व होता है तो डेप्ट क्रिएट होता है और कंट्री डेप्ट में डूब जाती है। लुईस 15 इनके टाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हैं। 7 ईयर्स वॉर इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 ईयर्स वॉर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था 1756 से 1763। ये एक बहुत बड़ा वॉर है। इस वॉर के दौरान फ्रांस को बहुत क्षति होती है और ब्रिटेन इसमें जीत जाता है। तो फ्रांस की क्षति को आप इस तरह आंक सकते हैं कि ये ऐसा वॉर था कि जहाँ भी ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के सामने थे, ये एक दूसरे से लड़ाई ही कर रहे थे, ये वॉर ही चल रही थी। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस का आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि कॉलोनी इवन इंडिया में भी था, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेडेड था। और तो ये दोनों एक दूसरे से हर जगह पे फाइट कर रहे थे। तो इसकी वजह से फ्रांस जब हार जाता है तो फ्रांस का डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लुईस 16 ये वही रूलर है जिनके टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इनके बारे में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1774 और इनको अपने पोस्ट से हटाया गया, मतलब एब्डिकेट किया गया। इन्होंने एब्डिकेट किया अपना पोस्ट को 1792 में। इवन एब्डिकेट नहीं कह सकते, अपने से नहीं छोड़ा था, इनको छुड़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है इनके पीरियड में घटी थी। 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की और ये ब्रिटेन के अंडर में था। ये 13 कॉलोनीज को फ्री करने के लिए अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी। अमेरिका और फ्रांस दोनों का कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। तो लुईस 16 को ये बहुत अच्छा मौका मिला कि वो ब्रिटेन से 7 ईयर्स वॉर का बदला ले ले, इसलिए वो अमेरिका का साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का साथ देने के लिए ये इन्होंने अपनी आर्मी और बहुत सारे खर्चे किए, लेकिन इनको क्या मिला? इनको कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका जीत जाता है पर फ्रांस को कुछ नहीं मिलती है। पर इनको इनके इस एक्शन की वजह से एम्प्टी ट्रेजर वहाँ का हो जाता है, वहाँ का राजकोष जो था वो खाली हो जाता है। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि किंग कोई रिफॉर्म करेगा, बट कोई रिफॉर्म होती नहीं। रिफॉर्म नहीं होने के कई सारे रीजंस थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि ये बहुत स्ट्रांग लीडर नहीं थे, बहुत अच्छा डिसीजन लेने में केपेबल नहीं थे, क्योंकि इनके डिसीजन पे इनकी वाइफ का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता था। इनकी वाइफ जो है मैरी एंटोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये कह सकते हो। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज़्यादा था। सी वॉज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, जिसका कैपिटल वियना है, और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थे। इनका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा खर्चीला था। इनके टाइम पे महल के साज सज्जा पे बहुत ज़्यादा खर्च किए जाते थे। तो जब इतना ज़्यादा खर्च किया जा रहा था और हम ये पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी ट्रेजर था, बार बार डेप्ट बढ़ा हुआ हम पढ़ रहे हैं, तो फ्रांस के लोग को परेशानी तो होगी कि जहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, महल पे इतना ज़्यादा खर्च कैसे हो रहा है। और इनको वहाँ के लोगों से कोई सिंपैथी नहीं थी, ये लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी। तो इसीलिए फ्रांस के लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सोशल काउज। जब भी हम किसी रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, सोशल काउज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशन, सोशल काउज को हम अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे और नोबिलिटी थे। क्लर्जी वो लोग हैं जो चर्च से रिलेटेड थे, नोबिलिटी वो लोग हैं जो किंग के काफ़ी नियरेस्ट होते थे। ठीक है, थर्ड स्टेट का अलग डिवीज़न था। थर्ड स्टेट में 3 तरह के लोग होते थे। फर्स्ट स्टेट में जो थोड़ा समृद्ध और एजुकेटेड क्लास थे, बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, प्रोफेसर, लॉयर्स और बाकी प्रोफेशनल्स थे। रिच फार्मर्स थर्ड स्टेट के सेकेंड लेयर में आते थे, और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर थर्ड लेयर में आते थे थर्ड स्टेट के। इनका जो पॉपुलेशन था वो 90% ऑफ पॉपुलेशन फ्रांस का इन्हीं से बना हुआ था, और फर्स्ट जो स्टेट और सेकेंड स्टेट का था उसका 10%। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था सोशल डिस्पैरिटी। सोशल डिस्पैरिटी क्या है? सोसाइटी में जब डिवीज़न था तो यहाँ पे डिस्पैरिटी भी थी। किस तरह की डिस्पैरिटी? तो यहाँ क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। इनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना था। आपको लगेगा कि टैक्स नहीं पे करना था, हो सकता है इनका इनकम कम था, आप ये समझ सकते हो। मैक्सिमम लैंड होल्डिंग जो फ्रांस की थी वो इन्हीं के पास थी। देन ऑल्सो दे वर फ्री फ्रॉम
फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्स। ठीक है, इनको और भी कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त थे। पहला तो फ्यूडल प्रिविलेज आपको समझ में आना चाहिए। फ्यूडल प्रिविलेज क्या होता है? 1789 मतलब फ्रांस का रिवोल्यूशन के पहले फ्रांस में एक सिस्टम थी दैट इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है? एक सर्विस और लैंड के एक्सचेंज का एक तरीका था, कह सकते हो। यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो क्या करते थे? लैंड प्रोवाइड करते थे, जिस लैंड को फीफ कहा जाता था, टू द पीपल, जो वहाँ पे लोग होते थे जो इस पे काम करना चाहते थे। इस लैंड पे काम करने के बदले में इनको सर्विस देना होता था, ये इनको सर्विस देते थे। ये लैंड दिया है ना इनको, इसलिए ये इनको सर्विस देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बदले में ये क्या करते थे? इनको मिलिट्री सेवा देते थे, मतलब प्रोटेक्शन, मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे। तो ये फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था ये सिस्टम। चर्च के पास एक और राइट था कि वो डायरेक्टली अपना शेयर ऑफ टैक्स पीजेंट से गेन कर सकता था इन द फॉर्म ऑफ टिथ। टिथ कहा जाता है, तो टिथ के फॉर्म में ये गेन कर सकते थे। ठीक है, थर्ड स्टेट को समझते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टेट का कंडीशन आप इस पिक्चर से बेटर समझोगे। देखोगे ये थर्ड स्टेट का हालत बिल्कुल जर्जर है, लेकिन फिर भी इट्स कैरिंग द लैंड बर्डन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। दे हैड टू पे टैक्स इवन इन द कंडीशन जब क्रॉप फेल हो जाता था। ठीक है, तो जब होता था तब तो पे करना ही होता होगा। इसमें डायरेक्ट टैक्स होते थे और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे अभी हमारी कंट्री में इनकम टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्टली हम पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कोई गुड्स में इंक्लूडेड होता है, गुड्स का जो कॉस्ट होता है। जैसे 5 रुपये का अगर सॉल्ट खरीदा है तो सॉल्ट में 5 रुपया हो सकता है, सॉल्ट का प्राइस ना हो, 4 रुपया हो और 1 रुपया उस पर टैक्स पे कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। क्लियर? इकोनॉमिकल काउज। इकोनॉमिकल काउज में हम देखेंगे कि फ्रांस का इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं था। बहुत हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ का ट्रेजर एम्प्टी था, लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं जहाँ जो यहाँ के लोगों को उकसाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए और किंग के अगेंस्ट विद्रोह कर देने के लिए। होता क्या है कि 18th सेंचुरी में फ्रांस का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ता है, पॉपुलेशन राइज होती है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें ना ही इंक्रीमेंट की जाती है और ना ही कोई रिफॉर्म किया जाता है। तो क्रॉप का प्रोडक्शन तो हो सकता है या तो स्टैटिक रहे या फिर कोई या फिर कम ही हो जाए इवन। ठीक है, तो यहाँ जब कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा है तो क्या होगा? जो पॉपुलेशन राइज हुआ है उसको फीड कराने का बोझ तो बढ़ेगा। फीड कराने का जब बोझ बढ़ेगा तो फूड क्योंकि कम है तो प्राइस तो बढ़ेगी। प्लस दूसरा रीज़न और होता है कि प्राइस बढ़ जाता है फूड का और ग्रेन्स की स्कार्सिटी होती है, दैट इज़ बैड हार्वेस्ट। एट द सेम टाइम जो पॉपुलेशन तो बढ़ा ही था, उसकी वजह से स्कार्सिटी थी ग्रेन्स की और प्राइस बढ़ गया था। प्लस यहाँ पे बैड हार्वेस्ट होता है, बैड हार्वेस्ट की वजह से भी स्कार्सिटी होती है और प्राइस उसका बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है तो हंगर एंड पॉवर्टी भी बढ़ती है कंट्री में। हंगर और पॉवर्टी ऐसी चीज़ है जो लोगों को कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ब्रेड राइट्स होता है, ब्रेड के लिए राइट्स हो जाते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, इसको सब्सटेंशियल क्राइसिस कहा गया और ये फ्रांस का इकोनॉमिकल कंडीशन था वहाँ उस टाइम। इंटेलेक्चुअल काउज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और न्यू काउज है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई रिवॉल्यूशन के लिए और लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट शुड दे डू, लोगों को क्या करना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि ये वो दौर था 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी का बीच। ऐसे भी आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इवन यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से मिडिल क्लास का राइज हुआ। मिडिल क्लास का राइज कैसे होगा? इंडस्ट्रियल की वजह से कुछ लोग जो होंगे ऑफिसर जो इंडस्ट्री में काम करेंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे जो अच्छा इनकम और अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, वहाँ से धीरे धीरे एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, लॉयर्स एंड बाकी लोग का डेवलपमेंट होगा। इस टाइम पे साइंस, फिलॉसफी, रैशनल थिंकिंग को काफ़ी जोर दिया गया। अब ये जो साइंस, फिलॉसफी और रैशनल थिंकिंग था, रैशनल थिंकिंग का मतलब राइट वे में किसी चीज़ को सोचना। तो जैसे डिवाइन पावर और किंग, तो डिवाइन पावर किंग के पास तो होता नहीं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थिंकिंग था लोगों में कि किंग जो किंग है दैट्स बिकॉज ही हैज़ द डिवाइन पावर। कोई किसी भी पर्सन के पास कोई डिवाइन पावर हो सकता है। डिवाइन पावर का मतलब कि दैवीय शक्ति, ऑब्वियसली नहीं। तो इस तरह की थिंकिंग को ये अपोज करते थे। ठीक है, रैशनल थिंकिंग उस टाइम डेवलप हो रहा था।
एजुकेटेड क्लास हो चुके थे, इन्होंने बर्थ प्रिविलेज को डिनाई किया। बर्थ प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, किंग का बेटा किंग हो, वेदर वो डिजर्व करे या ना करे। तो यहाँ पे बर्थ प्रिविलेज को मना किया गया, कहा गया कि नो, दिस शुड नॉट बी द प्रिविलेज। ठीक है, प्रिविलेज बर्थ के आधार पे ना हो। प्रिविलेज किसके आधार पे होना चाहिए, लोगों के अपने काम के आधार पे होना चाहिए कि हाउ मच द पर्सन इज कैपेबल। सोसाइटी जो था वो फ्रीडम पे बेस्ड हो। इन्होंने डिमांड किया कि सोसाइटी में फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल लॉ सभी सिटीजन के लिए होना चाहिए। रोल ऑफ फिलोसफर्स पे आ जाते हैं। इस टाइम पे काफ़ी सारे फिलोसफर्स थे जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वन ऑफ देम इज जॉन लॉके। जॉन लॉके का राइटिंग्स होता है टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट के हेडिंग के अंडर। इसमें इन्होंने रिफ्यूट किया डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। मतलब मोनार्क के पास कोई डिवाइन पावर होता है, इसको तो मना किया ही, प्लस एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क भी मना किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मोनार्क के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती है? मोनार्क सिटीजन्स के लिए बना है, तो सिटीजन्स के प्रति उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ही कांट बी द एब्सोल्यूट कि कोई भी डिसीजन ले लिया और लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। जीन जैकब रूसो, ये सेकेंड फिलोसफर है जिनका आइडिया बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था वहाँ पे फ्रांस में। इन्होंने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है किंग और उनके द्वारा जो शासित लोग होते हैं उनके बीच में। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट काम ठीक से कर रहा है देन ठीक है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। कहने का मतलब कि किंग को अगेन फिर से अकाउंटेबल होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू जो थे, इनका कहना क्या था कि स्पिरिट ऑफ लॉ इन्होंने लिखा और इसमें इन्होंने प्रपोज किया द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। इनका कहना था कि गवर्नमेंट कोई एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट का पावर को विद इन गवर्नमेंट भी डिवाइड होना चाहिए, करना चाहिए। जैसे आज आप लोग पढ़ते हो ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा और जुडिशरी उसका पालन करवाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ये तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आज भी आप पढ़ते हो। उस टाइम सिर्फ यूएसए में देखा गया था ये इनकी प्रिंसिपल को। ठीक है, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रांस का रिवॉल्यूशन जो था वो आउटब्रेक कैसे होता है। फ्रांस का कंडीशन जो हमने पढ़ा, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत पुअर हो चुका था। किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इकोनॉमी को ठीक करने का अदर देन टू गेन मोर टैक्स। मोर टैक्स गेन करने का तरीका क्या था, तो थर्ड स्टेट पे ही इम्पोज करनी थी। थर्ड स्टेट पे इम्पोज करने के लिए अब इन्होंने सोचा कि कई सालों से एक किंग जो होते थे ना यहाँ फ्रांस में, उनका डिसीजन लेने का तरीका क्या था, ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाया करते थे और स्टेट जनरल की मीटिंग में ही डिसीजन लिया जाता था। लेकिन 1614 के बाद से कोई स्टेट जनरल की मीटिंग ही नहीं बुलाई गई। अब स्टेट जनरल कौन थे? स्टेट जनरल जो थे वो एक कमेटी, ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था जो तीनों स्टेट को अलग अलग रिप्रेजेंट करते थे। फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर, सेकेंड स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर जाते थे और ये रिकमेंड करते थे कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो लुई 16 ने सोचा कि जब हमको टैक्स रेज करना ही है तो लोगों के बीच में कोई असंतोष ना हो जाए, इसकी वजह से इन्होंने टैक्स रेज करने से पहले क्या किया, मीटिंग बुला ली। किसकी? स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल की मीटिंग का फैसला लेने का तरीका क्या था कि ये वोटिंग करते थे और वोटिंग का भी एक यूनिक तरीका था कि 300 लोग जो है ना वो 1 वोट काउंट होंगे। 300 लोगों का वोट 1 काउंट होगा, फिर अगला 600 का भी वोट 1 काउंट होगा। तो इससे क्या होता था, ये हमेशा मेजोरिटी में रहते थे और ये इनका ही डिसीजन को आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने बाइकआउट कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तरीका नहीं होना चाहिए। 600 मेंबर है ना, तो हर एक का वोट को 1 काउंट कीजिए। यहाँ 300 है तो 300 काउंट कीजिए और 300 काउंट कीजिए। अब उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि किसका वोट का वैल्यू क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन लिया जाए। किंग लुइस 16 इसको मानने से इनकार कर देता है और जैसे ही इसको मानने से इनकार करता है ये बाहर निकल जाते हैं। बाहर एक इंडोर असेंबली होता है, टेनिस कोर्ट होता है, वहाँ पे ये ओथ लेते हैं। कब? 20 जून 1789 को ये वहाँ पे ओथ लेते हैं और टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से पॉपुलर होता है और ये कहते हैं कि हम पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं और हम क्या हैं, नेशनल असेंबली हैं। हम यहाँ से तभी डिस्पर्स होंगे जब यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बिना हम यहाँ से डिस्पर्स नहीं होने वाले।
अब याद कीजिए पहला जो स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट में कि एक पिक्चर दिखाया था स्टॉर्मिंग फिगर ऑफ बास्टाइल। तो ये र्यूमर्स जो था ना वो कुछ यहीं से डेवलप हुआ था। र्यूमर्स क्या था, क्योंकि ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे तो र्यूमर्स इसलिए फैला था कि ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे और किंग जो है इनमें डर पैदा करने के लिए लोगों के ऊपर अटैक कराने के लिए आर्मी को छोड़ दिया है, आर्मी को परमिशन दे दिया है। और इसी वजह से लोगों ने फायर कर दिया, लोगों ने अपनी मिलिशिया बना ली और फायर कर दिया बास्टाइल का फोर्ट को। किंग परेशान हो जाते हैं और फाइनली लुइस 16 इसको मान लेता है। मान लेने के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। किंग 16 इसको मान क्यों नहीं रहता है, रीज़न क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है किसी भी मोनार्कियल कंट्री में तो मोनार्क का पावर घट जाता है क्योंकि उसको काम करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देयरफॉर दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।